हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय जराडे सर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे न्यू एजुकेशनल चैनल अक्षय जराडे एकेडमी में। तो आज हम देखेंगे बच्चों क्लास 9th का सीबीएसई क्लास 9 का हमारा चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारा न्यू सेशन है जो अप्रैल 1 से हमने शुरू किया था। तो न्यू सेशन में आप अभी क्लास 9th में गए हैं सभी बच्चे, आपको मैथ्स के बारे में हमें पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, तो आपको मैथ्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है। देखिए बच्चों, सीबीएसई में आप जब मैथ्स की प्रिपरेशन करते हैं तो मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए आपको दो बुक बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तो जो आप एनसीईआरटी पब्लिकेशन जो हमारा सीबीएसई बोर्ड प्रकाशित करता है, एनसीईआरटी पब्लिकेशन, उसकी बहुत बुक की बहुत ज़रूरत है, वहाँ से तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके साथ साथ अगर आपको आपका मैथ्स का बेस बहुत अच्छा क्लियर करवाना हो तो इसके लिए हमें ये आर.डी. शर्मा बुक्स जो है मैथमेटिक्स की, जो धनपत राय पब्लिकेशंस के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये आर.डी. शर्मा बुक्स, इसका भी हमें स्टडी करना जरूरी है। तो हम जो सीखेंगे बच्चों इस साल, तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी के अलोंग पूरी जो आर.डी. शर्मा है इस बुक का भी बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। क्यों जरूरी है बच्चों? क्योंकि जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स के दो अलग अलग पार्ट होते हैं, एक स्टैंडर्ड मैथ्स होता है, एक बेसिक मैथ होता है। जब आप स्टैंडर्ड मैथ लेते हो बच्चों, अगर आप आर.डी. शर्मा बुक्स की पढ़ाई अच्छे से करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चों, आपको मैथ्स में आउट ऑफ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। इट इज वन ऑफ द बेस्ट एडिशन। ठीक है, 2-3 एडिशन ऐसे हैं जो रेफरेंस बुक, स्पेशली आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, ये कुछ बुक ऐसे मैथमेटिक्स की जो आपने एक बार कर दी लाइफ में, तो मैं आपको सच में बताता हूँ मैथ्स में आपको आगे चल के भी कभी कुछ दिक्कत नहीं आ सकती। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जो क्लासेस है वो स्पेशली जूम ऐप पे होते हैं। जूम ऐप पे हम लाइव क्लासेस लेते हैं, मेरे अलावा सुयोग सर, सुयोग बोराटने सर। ठीक है, सबसे पहले मैं मेरा भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ ये चैप्टर शुरू करने से पहले। ठीक है, आई एम अक्षय जराडे सर एंड कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग इन द ईयर 2016 फ्रॉम अमरावती। आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंजीनियरिंग मैंने रेजोनेंस में जॉब किया है। ठीक है, तो रेजोनेंस IIT इंस्टीट्यूट, वहां पे जब मैं जॉब करता था तभी मैंने स्पेशली जो IIT फाउंडेशन है, जो बच्चे तैयारी करते हैं, उसका कंप्लीट कोर्स मैंने वहीं पे किया था। कोर्स मतलब मैं पढ़ा नहीं था, लेकिन कैसे पढ़ाया जाता है क्या, वो सभी ट्रेनिंग हमने वहां पे ली थी। ठीक है, मेरा पहला मोटो टीचर बनने का नहीं था बच्चों। ठीक है, लेकिन टीचर की फील्ड में जब मैं उतरा 2016 के बाद आफ्टर इंजीनियरिंग, तब मैंने देखा कि टीचिंग एक नॉलेजेबल, बहुत एक अच्छी, क्या बोल सकते हैं हम इसे, एक ऐसी टेक्निक है जिसको आप जितना अच्छे से सुधारोगे तो बच्चों के लिए भी उतना जरूरी है। एक शिक्षक हजारों बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, एक शिक्षक हजारों बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। जब मैं रेजोनेंस में था, जब मैं जॉब वहां पे कर रहा था, ठीक है, एज असिस्टेंट टीचर, तब मैंने जो टीचर्स देखे, स्पेशली जो IIT की प्रिपरेशन करने वाले थे, तो वो IIT को जो पढ़ाते थे, उनका पढ़ाने का तरीका, बात करने का तरीका और नॉलेज, बहुत कुछ चीजें मायने रखती है। और इसी वजह से मेरा जो स्पेशल इंटरेस्ट है वो CBSE की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हुआ। मेरे साथ साथ एक और सर है, सुयोग बोराटे सर, वो भी इंजीनियर है, उन्होंने भी बीटेक किया है फ्रॉम अमरावती। राधिका छबलानी मैडम है, वो भी बीटेक है फ्रॉम अमरावती। पवन बेराड सर, वो भी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है फ्रॉम अमरावती। ओके, तो ये हम सब की टीम है जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में कभी बात कर लेंगे। अभी हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बेसिक से सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बेसिक से। ठीक है, मेरा मानना है आप बेस पक्का बनाओ। आपका बेस अगर अच्छा होना तो आप कोई भी बड़ी इमारत हो, कोई भी बड़ी मंजिल हो, वो आराम से पार कर सकते हैं। मान लीजिए ना, अगर मुझे 10 मंजिला घर बनाना है, कितना, 10 मंजिला, तो 10 मंजिला घर भी मुझे बनाना है, तो उसके लिए बच्चों क्या करना पड़ता है? उसके लिए मुझे नीचे का जो बेस है उसको ज्यादा मजबूत करना पड़ता। जितना आपका नीचे का बेस मजबूत होगा उतनी ऊपर आप इमारत खड़ी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका नॉलेज है बच्चों, आपको अगर लाइफ में ऊंचाई तक छूना है तो किसी भी सब्जेक्ट का आपको बेस क्लियर करना पड़ेगा।
क्या क्लियर करना पड़ेगा बच्चों? बेस क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हैं बच्चों कि क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, टुडे ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ये पूरा चैप्टर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे जो लाइव लेक्चर्स चलते हैं जूम ऐप पे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हम चैप्टर की ओर मुड़ते हैं। देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। ओके, देखो बच्चों, आपने इसके पहले नंबर लाइन सीखा होगा। ठीक है, नंबर लाइन सीखा होगा और ग्राफ भी सीखा होगा। क्या रहता है देखो, यहां पे हमने सीखा होगा एक ऐसी एक्सिस रहती है। ओके, इस एक्सिस में बच्चों कहीं पे इसका मिड पॉइंट पे ओरिजिन होता है, जिसको हम जीरो कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं बच्चों? जीरो। इसके राइट साइड में बच्चों, ठीक है, इसके राइट साइड में हमेशा याद रखना, ये मेरा राइट हैंड है, इसके राइट साइड में हम जो नंबर्स लिखते हैं बच्चों, तो सभी नंबर क्या लिखते हैं हम? पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। राइट साइड में जितने भी नंबर है बच्चों वो सब पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है। और हम बच्चों जब लेफ्ट साइड की ओर मुड़ते हैं तो ये लेफ्ट साइड है हमारी, तो लेफ्ट साइड की ओर बच्चों जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंटेशन किया है नंबर को, उस लाइन को क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। अब ये जो फिगर है यहाँ पे बनी हुई, इसे हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही लाइन है जो एक ही डायरेक्शन की ओर मूवमेंट कर रही है। समझो, मान लीजिए ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है। ओके, तो ईस्ट और वेस्ट इसी एक ही डायरेक्शन की ओर ये लाइन क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है। तो ऐसी फिगर को हम कहते हैं वन डायमेंशनल। क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों आपको क्या करना है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको टू डायमेंशनल इमेज सीखना है। क्या सीखना है? टू डायमेंशनल इमेज सीखना है। अब बेसिक से चलते हैं कि टू डायमेंशनल इमेज कैसी रहती है और किस तरीके से सीखना है। ठीक है, चलो, ये तो था आपका पिछले साल का हुआ, लेफ्ट साइड में निगेटिव। अब हमें देखना है कि इस साल जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखेंगे उसमें एक्सिस कैसे रहते हैं और किस तरीके से हम उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, देखो बच्चों, एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। एक रोड है, कोई भी रोड हो, ठीक है, चलो ये मेन रोड है, ये आपका मेन रोड है। थोड़ा सा तिरछा गया है, कोई बात नहीं। अब मुझे किसी भी एक फ्रेंड के घर जाना है। सपोज मेरे फ्रेंड्स का नाम कुणाल है। क्या है? कुणाल। ओके, तो देखो बच्चों, मुझे कुणाल के घर जाना है, तो इस मेन रोड पे बहुत सारी स्ट्रीट होगी, छोटी छोटी स्ट्रीट होगी, जिसे हम गली कहते हैं, है ना? आप गली में क्रिकेट भी खेले होंगे, गली क्रिकेट। ओके, चलो अभी ये कुछ स्ट्रीट है। चलो, मुझे कुणाल के घर जाना है और कुणाल का घर बच्चों यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये कुणाल का घर है। ओके, और कुणाल के घर के पहले भी कुछ घर यहाँ पे प्रेजेंट है। समझो यहाँ पे 3 घर है। कितने घर है बच्चों? 3 घर। चलो देखो, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, मुझे कुणाल के घर जाना है। अब मुझे कुणाल के घर अगर जाना है तो सबसे पहले मुझे कुणाल का घर कैसा पता चलेगा बच्चों? तो सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि कुणाल कौन सी गली में रहता है, कौन से स्ट्रीट में रहता है, कहाँ से मुझे मुड़ना पड़ेगा। भैया, अगर मैं यहाँ से निकलूंगा मुझे तो पता चलना चाहिए ना कि कुणाल कौन से स्ट्रीट में रहता है। तो मैंने नाम लिया, सपोज ये 1st नंबर की स्ट्रीट है, ये 2nd नंबर की स्ट्रीट है, ये 3rd नंबर की है, ये 4th नंबर की है और ये 5th नंबर की। तो मुझे क्लू दे दिया कि आपको 4th नंबर के स्ट्रीट में जाना पड़ेगा। कौन से नंबर के? 4। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 4 नंबर के पोजीशन पे जाके खड़ा रह जाऊंगा। चलो, मैं यहां से निकला। ओके, मैं यहां से निकला और यहां से निकल के मैं यहां तक आ गया। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो, यहां तक पहुंचने के बाद मैं कुणाल के घर पहुंच जाऊंगा क्या? नहीं।
अब मैं स्ट्रीट में चला भी गया फिर भी मैं कुणाल के घर नहीं पहुंच सकता। कब तक? जब तक मुझे ये ना पता चले कि कुणाल इस स्ट्रीट में कौन से घर में रहता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा, किसी को तो मुझे बताना पड़ेगा कि 4th नंबर का 3rd नंबर का घर कुणाल का है। चलो, तो सपोज मान लीजिए ये 1st हाउस है, ये 2nd हाउस है, ये 3rd हाउस है और ये 4th हाउस है। ठीक है, अगर मुझे पता चल गया कि 4th नंबर का जो हाउस है वो कुणाल का है, तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? 4 के बाद डैश डाल के वापस से 4 लिखूंगा। वापस से क्या लिखूंगा? 4। मतलब अगर किसी ने मुझे ये पोजीशन बता दी, कुणाल का मैं के लिखता हूँ, कुणाल की घर की पोजीशन 4,4 है। इसका मतलब क्या है? आपको सबसे पहले चौथी गली में जाना है और चौथी गली में चौथा घर कुणाल का है। आपको सबसे पहले चौथी गली में जाना है, चौथी गली में चौथा घर कुणाल का है। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो 2 पॉइंट्स मिले हैं, उसी 2 पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट्स। चलो मान लीजिए यहाँ पे नंबर के जगह, यहाँ पे अगर नंबर के जगह हमने x कंसिडर किया, ठीक है, 1st नंबर को x लिखा, 2nd नंबर को y लिखा, तो ये हमारा x एंड y, ये दोनों को हम कंबाइन क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट्स। तो सर इसमें जो x है इसे क्या कहते हैं बच्चों? तो इसे हम एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। और y को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट कहते हैं। जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट एक हो जाते हैं, मतलब एक ही ब्रैकेट में जब ये दोनों आते हैं, कौन बच्चों? एब्सिसा और ऑर्डिनेट, तो इन दोनों को एक साथ हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट। और इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो ग्राफिकल सिस्टम यूज करते हैं उसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं। ओके, सो आई होप आपको थोड़ा सा बेसिक समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और इसे किस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का छोटा सा बेस। जहां भी आपको जाना है तो 2 डायमेंशनल वे से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कहां पे बच्चों इसका यूज होता है? बहुत जगह पे आप देखते होंगे, बड़े बड़े ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन रहते हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से चलते हैं। सेंसेक्स देखते होंगे आप, सेंसेक्स में ग्राफ ऊपर नीचे होता है, वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही हम मेजर करते हैं। क्रिकेट अगर कभी आपने देखा होगा तो क्रिकेट में जब रन रेट स्कोर होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी उसका यूज होता है। ओके, बहुत से स्टैटिस्टिक्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब हमें जानना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरीके से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना।